तुम मेरे परिवार को संभालोगे? वचन दो मुझे। जीजू, आप परेशान ना होइए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं अमर, किसी और दिन अगर तुमने ये बात कही होती ना अमर, तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन आज मौत मुझे मेरे आंखों के सामने दिखाई देती। ये मौत और जिंदगी का ये छोटा सा फासला तुम्हारे वचन है। जीजू, मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम वापिस नहीं जाओगे, वापिस अमेरिका नहीं जाओगे। मुझे वचन दो। यही रहोगे मेरे परिवार को अपना परिवार बनाकर उसे संभालोगे। जीजू, मैं आपको वचन देता हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। लेकिन आप अपने आप को संभालिए। थैंक यू अमर। पापा, जीजू, पापा, जीजू आप कौन से कर रहे हैं? नर्स डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, प्लीज जल्दी बुलाइए। नहीं, पापा, excuse me. Sorry, Amar. He is no more. Huh? Papa? 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 बस बेटा, बस control yourself. संजय, उठो बेटा, उठो बेटा, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। बेटा,
विजय, रो क्यों रहे हो? विजय, तुमसे बात क्या है? रो क्यों रहे हो तुम? दीदी, अमर, ये दोनों रो क्यों रहे हैं? अमर, बात क्या है? दीदी, बोलो ना। जीजू अब इस दुनिया में नहीं रहे। खुशियों भरे पल हमारी बीती हुई उम्र को वापस ले आए हैं। हाँ, की मुंह दिखाई के लिए मैंने जो डायमंड का नेकलेस लिया था वो देना। आप खेलना शुरू कीजिए, मैं देती हूँ। ऐसी बातें करते हो? बलराज, बलराज, उठो, सुबह हो गई। ऑफिस नहीं जाना है? तुमने तो कहा था तुम्हारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज। बलराज, लगता है शादी के कामकाज से बहुत थक गए हो। बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी ना तुम्हें। दूसरा, कितना नाचे थे तुम। मुझे भी खूब नचाया था। बलराज, अभी तो विजय की भी शादी करनी है और श्वेता, उसके भी तो हाथ पीले करने हैं ना। तुम जानते हो, मैंने श्वेता के लिए अभी से गहने बना के रखे हैं। अरे हाँ, तुमने कहा था ना ममता को मुंह दिखाई में तुम डायमंड का नेकलेस दोगे। मैं नेकलेस लेकर आई हूँ। अमर, दीदी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बलराज की डेथ की वजह से उन्हें शॉक लगा है। ऐसे क्या करते हो? अरे, तुम्हारा बदन तो गर्म है, लगता है तुम्हें बुखार हो गया है। अजय,
डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर दवाई देंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलाओ ना अजय, डॉक्टर को बुलाओ ना अजय। बेहतर यही होगा जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से ले जाओ। अजय, तुम अभी भी रो रहे हो? इन्हें हल्का सा बुखार ही तो है। तुम एक समझदार होकर भी ऐसा करते हो। माँ, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तुम घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, इन्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तुम जानते हो जब हम में कोई तकरार होती है और मैं रूठ जाती हूँ तो ये मुझे मनाते हैं। पर आज देखो ना कैसे रूठ गए हैं। मैं भी देखती हूँ कब तक रूठे रहते हैं। माँ, तुम पापा को आराम करने दो, पापा को आराम करने दो। माँ, हम सब यहाँ पे रहेंगे तो तकलीफ होगी उन्हें। लेकिन उनके पास कोई होना। नहीं माँ, उन्हें अकेले में आराम मिलेगा। तुम घर चलो। अरे लेकिन यहाँ कोई, लेकिन दीदी, अजय ठीक कह रहा है, आप घर जाओ, हम सब हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैं घर जाती हूँ। घर जाके उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, तो फिर देखना कैसे ठीक हो जाएंगे। और हाँ, डॉक्टर से पूछ लेना, अगर वो नहीं आ सके तो तुम आ जाना खाना लेने। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। संजय, रुकना मत। अरे मामूली सा बुखार तो है, रोना मत, ठीक हो जाएंगे वो। चल विजय, तुम भी रो मत, ठीक हो जाएगा सब। मैं घर जा रही हूँ। डॉक्टर, अमर, बलराज जी की मौत का दीदी को बहुत गहरा सदमा लगा है। ऐसी हालत में उन्हें संभालना बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ हर। संदीप, अगर इस वक्त हम दीदी को रुलाएं तो मैं समझता हूं कि शायद वह सदमे से बाहर आ सकती है। नो अमर, आई डोंट थिंक सो। हो सकता है केस रिवर्स हो जाए। कई बार ऐसी हालत में पेशेंट पागल भी हो सकता है। तो हम क्या करें? एक डॉक्टर होने के नाते इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है कि बलराज जी की डेड बॉडी आप अस्पताल से सीधे शमशान ले जाएं और उनका अंतिम संस्कार कर दें। क्योंकि उनकी बॉडी अगर आप लोग घर ले जाएंगे तो रिश्तेदारों को वो ताबिलकता देख, हो सकता है कि दीदी की हालत और बिगड़ जाए। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे।
हेलो श्वेता, मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोलिए, पापा कैसे हैं? अंकल आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, पापा कैसे हैं? बेटी, होने के आगे हम कुछ नहीं कर सके। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते। पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते अंकल। पापा बेटा, अपने आप को संभालो। कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, प्लीज श्वेता, कंट्रोल योरसेल्फ। दुख की बात तो यही है कि इस हादसे से तुम्हारी मां को गहरा सदमा लगा है। वो इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रही कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी, वो तो यही समझ रही है कि उनकी अभी तक तबीयत खराब है। डॉक्टर ने हमें ये एडवाइस किया है कि इस सच्चाई का तुम्हारी मां को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। सुनो, ममता को भी समझा देना कि इस सच्चाई को वो किसी तरह भी दीदी पर जाहिर ना होने दे। सुनो, अजय दीदी को घर छोड़ने आ रहा है। उससे कहना उनको घर छोड़ने के बाद ओशीवारा शमशान घाट आ जाए। बेटा, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। तुम्हें अपनी मां का ख्याल रखना है और अजय को जल्दी भेज देना। श्वेता क्या हुआ? श्वेता क्या हुआ? क्या हुआ पापा को? पापा को क्या हुआ श्वेता? श्वेता, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी बात सुनो। अंकल ने बताया माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ को सदमा लगा है। माँ समझती है कि पापा अभी भी इस दुनिया में। सुनो, हमें माँ को नहीं बताना। हमें माँ को नहीं बताना कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनो, चुप हो जाओ। बहू, श्वेता, बहू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही है तुम? क्या हुआ बहू? माँ, इसके हाथ से ट्रे गिर गई तो रोने लगी। मैंने इसको कितना समझाया। अरे सिर्फ ट्रे ही तो गिरी ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ट्रे गिरने से इतना रोते हैं? वहां अस्पताल में इनको जरा सा बुखार आया है तो वहां सब रो रहे हैं, तुम यहाँ रो रही हो। अजीब हो तुम लोग तो। चलो, मुझे देर हो रही है, उन्हें खाना लेके जाना है मुझे। मैं फटाफट खाना बनाती हूँ उनके लिए। तुम रोगी तुम माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ को पता नहीं चला।
बस भैया भैया आपको खुश बरस शमशान घाट बुलाया है। बस जाना तो पड़ेगा। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी भैया, मगर मैं मामा को ही साथ देखना है। अरे तुम अभी मेरे साथ चलोगी तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अभी तुम्हें माँ के साथ रहना होगा। देखो जैसे 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 मौका मिलता मैं किसी को भेजता हूँ, तुम चले आना प्लीज। अभी संभाल लेना तुम ही जो माँ को संभालोगे। हाँ भैया वो तो आ जाना है। बस 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 तो हाँ संभालना माँ को। गोभी हाथ में लेके क्या कर रहे हो? तुम्हें फूल गोभी काटने के लिए कहा था ना, और छोटे छोटे टुकड़े काटना। कितने बड़े काटे हैं? नहीं तो तेरा पगार काटूंगी मैं। कह देती हूँ आज का भी काम कर लेता है। लाओ खाना मैं बना देती हूँ। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अभी हॉस्पिटल पे सब लोग आ ही रहे होंगे, बहुत भूखे होंगे। अच्छा गोपाल। जी माँ जी। वो वहां से वो टिफिन कैरियर निकालना, तो उनके लिए खाना लेके जाना है ना।
कहा था आईसीयू से जब उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो वो घर का खाना खा सकेंगे। ऐसा खाना खिलाऊंगी उन्हें, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। श्वेता, आज ना वो मुझसे कुछ नहीं बोले। मैं कल उनको मिल नहीं सकी ना, इसलिए शायद नाराज थे वो। कुछ नहीं बोले मुझसे। और उनका बदन भी जरा गर्म था, बहुत कमजोर लग रहे थे। अब हॉस्पिटल का खाना खा के कोई भी कमजोर होगा। अब मैं उनको खाना खिलाऊंगी ना तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा श्वेता, अमर से फोन करके पूछ लेना उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया है या नहीं। जाओ 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 जल्दी। क्यों दुख हमारी खुशी के पीछे इस तरह पड़ा हुआ है? क्यों मुस्काने से पहले हमारी आंखों में आंसू आ गए? श्वेता, भगवान हम पर इस तरह अन्याय क्यों कर रहा है? अभी तो सबको महसूस भी नहीं कर पाए थे। कितना बड़ा सदमा। किसको दोष दे? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी माँ इतने मनहूस है कि खुद को क्यों दोष देती हो भाभी? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? नहीं श्वेता, कुदरत को यही मंजूर था। नहीं, ये मेरे भाग्य की कालिक है जो दुख की छाया बनकर इस घर में घर कर गई है। ऐसा सोचोगी तो खुद को कोई रोग लगा बैठोगी भाभी। भगवान के लिए ऐसा मत सोचो। अगर घर का हर मेंबर यही सोचने लगेगा तो कौन किसको तसल्ली देगा? दुख की इस घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। भगवान की मर्जी के आगे हमें अपने आप को कसूरवार नहीं समझना है। पापा इस दुनिया में नहीं रहे, माँ इस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाई है। वो समझती है कि पापा अभी भी हॉस्पिटल में है। माँ जो बार बार पापा का नाम ले रही है, उनकी पसंद का कपड़ा अस्पताल ले जाने की बात करी, श्वेता ये सब मुझसे दिखाने जा रहा है। जीवन साथी पल में बिछड़ गया। इस सच को मान नहीं पा रही है। लेकिन जिस दिन माँ जी को ये सच पता चलेगा तब जानती हूँ एक ना एक दिन माँ को इस कड़वी सच्चाई पर विश्वास करना ही पड़ेगा और ऐसा होकर रहेगा। और जब ऐसा होगा तो भगवान ही जाने क्या होगा। पापा जिंदा है, माँ का ये भरम हम ऐसे ही बना रहने देंगे
उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। श्वेता चुप हो जा। अभी तक मुझे संभाल रही थी और अब खुद इस तरह रो रही। बस को संभालो बेटा, बस रोना नहीं। आप तो पूछो ममता, क्या कर रही हो तुम? अगर माँ को पापा के बारे में पता लग गया तो कैसे क्या हो जाएगा? तो बस बेटा बस। श्वेता, बस अरे तुम सब आ गए? वहां अस्पताल में किसी न किसी को तो होना चाहिए था। वहां रात में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उन्हें तो किससे मांगेंगे वो? दीदी, हम सब वहां रुकना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में किसी को रुकने की जरूरत नहीं। अरे कैसे जरूरत नहीं? वो वहां अकेले, हम सब यहाँ, किसी को तो होना चाहिए था ना वहां। अरे पर माँ हॉस्पिटल के रूल्स ही अलाउ नहीं करते, और अंकल ने कहा ना, वो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अरे डॉक्टर कैसे मना कर सकते हैं? मैं जाऊंगी वहां, बलराज का खाना लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जीजू को बाहर का खाना अलाउड नहीं है दीदी। बाहर का नहीं, घर पर बनाया हुआ खाना लेकर जाऊंगी मैं। नहीं, अंकल का कहने का मतलब है कि उन्हें घर का खाना भी अलाउड नहीं है। मतलब उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल का ही खाना देना चाहिए। बड़े अजीब है डॉक्टर लोग। मैंने कितने प्यार से खाना बनाया उनके लिए। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग खाना खा लो। क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए हुए हो? भूख नहीं लगी है क्या? देखो तो कितनी देर हो गई। तुम फटाफट हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ तब तक। तुम लोगों के खाने के बाद मैं उनके लिए अस्पताल में खाना लेकर जाऊंगी। चलो फटाफट चलो, जल्दी चलो। मुझसे माँ की हालत देखी नहीं जाती। श्वेता, कभी कभी हमें वो सब देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते। वो सुनना भी पड़ता है बेटा जो हमें अच्छा नहीं लगता है। श्वेता, ममता, जरा यहाँ आओ तो। आई माँ। सब लोगों को खाना खाने के लिए बुला ला। ममता, प्लेट्स लगाओ। हाँ, और श्वेता तुम मेरे साथ चलो। अस्पताल में जाकर उनको खाना खिलाकर फिर हम दोनों इकट्ठा खाएंगे, ठीक है? बेटा, रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, तुम पापा को खाना खिलाने की बात कर रही हो ना? काश हम ऐसा कर पाते। मतलब कुछ नहीं माँ, अभी अभी हमारे अंकल ने बताया ना कि डॉक्टरों ने पापा को बाहर का खाना खाने के लिए मना किया है ना ममता? मना किया ना? हाँ माँ जी, मना किया है। और जानती हो माँ, डॉक्टरों ने उन लोगों को वहाँ पे रुकने भी नहीं दिया। तो ये खाना तो बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। तो क्या तुम्हारे पापा भूखे रहेंगे? क्यों भूखे रहेंगे? हॉस्पिटल का खाना अमर अंकल उनको खिला कर आए हैं ना। अच्छा, पर अमर ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताते तो तब जब तुम उनकी बात सुनती। तुम तो अपनी बातों में इतनी बिजी हो गई कि दूसरे को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, उन सब लोगों को वहां देखकर
मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। चलो कोई बात नहीं, तुम सब लोगों को बुला लाओ। और मैं तुम? मैं नहीं खाऊंगी। पर क्यों? उन्हें अस्पताल जाकर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, फिर खाऊंगी। और माँ, अगर डॉक्टरों ने कल भी खाना ले जाने के लिए मना कर दिया तो? कैसे मना करेंगे? और अगर अस्पताल का ये नियम होगा तो भी मैं नहीं मानूंगी, उनको खाना खिलाकर ही रहूंगी। लेकिन माँ, डॉक्टर पापा पे जो भी पाबंदी लगा रहे हैं वो उनके बेटरमेंट के लिए लगा रहे हैं ना, उससे पापा अच्छे हो जाएंगे ना माँ। तुम कुछ भी कहो, मैं उन्हें खाना खिलाए बगैर मुंह में एक दाना भी नहीं डालूंगी, बस। माँ जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, आपका ऐसा करना तब ठीक होता ना अगर पापा ने वहाँ कुछ नहीं खाया होता, लेकिन हमारे अंकल ने बताया ना, पापा ने तो ऑलरेडी खाना खा लिया है। पर मैंने कहाँ देखा है? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ जी, ऐसे बेकार की जिद मत कीजिए। आपको हम सबके साथ खाना खाना ही होगा, और अगर आपने खाना नहीं खाया तो घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाएगा, और मैं तो प्लेट की तरफ देखूंगी भी नहीं। बहू, तुम मेरे लिए अपने आप को क्यों इतनी परेशान कर रही हो बेटे? तो तुम हमारी बात मान क्यों नहीं लेती माँ? माँ जी, आपको हमारे साथ खाना खाना होगा। मैं नहीं खाऊंगी, पता है ना। जब तक मैं उनको खाना नहीं खिलाऊंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस। और अगर तुम लोगों ने जिद की ना तो तुम्हें मेरी कसम है। जाओ, सबको बुला लाओ, जाओ। खाना खाओ, खाना खाओ। उन्होंने खाना नहीं खाया है और मैं खाऊंगी। गोपाल, क्या कर रहे हो तब से? जल्दी जल्दी प्लेट सजाओ ना। को खाना खिलाए बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ? अस्पताल का नियम है। वाह, कोई पेशेंट भूखा रहे ये अस्पताल का नियम है। मंगलू, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा, सचमुच। मैं सलाम करता हूं बलराज चौधरी साहब को। सोच, उन्होंने सारे गुनाह अपने सर ले लिए जिससे विजय बच गया। और अगर इस केस की तहकीकात पुलिस करती ना तो हम सब फंसते। सच बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आज के जमाने में ऐसा इंसान भी हो सकता है। इंसान नहीं मंगलो, इंसान नहीं, भविष्य और इतिहास ऐसे इंसानों को भगवान का दर्जा देती है। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने सारे दुख, सारे दर्द, सारे गुनाह अपने सर लिए। पहले वो उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे। यार, ये श्रीवास्तव का क्या करना है? उसको मारना मत, मेरे साथ चल। मुझे मत मारो, मुझे मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे जाने दो। रामला भाई, मेरे को लोग बहुत मार रहे हैं। रामला भाई, मेरे को बहुत मार रहे हैं, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। मुझे मरने से बहुत डर लगता है रामला भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे जाने दो। कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? मुझे जाने दो। श्रीवास्तव, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं माय बाप। मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने। अच्छा ये बताओ श्रीवास्तव कि बलराज एंटरप्राइजेस का माल डिस्पैच होते समय पहले कहाँ जाता था? कहीं नहीं माय बाप, वो तो सीधा कार्गो जाता था। झूठ झूठ बोलता है। घुसा दो क्या? उठा इसको, उठाओ उठाओ उठाओ। दाबला भाई के सामने झूठ नहीं बोलने का, काट कर फेंक देगा मैं, पता भी नहीं चलेगा किधर गया, समझा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। अबे चुप, मेरे बात ध्यान से सुन।
चुप कर, चुप। एक आवाज नहीं मुझसे, एक आवाज नहीं। वो बलराज चौधरी का बेटा विजय चौधरी तुझे माल शिवरी के गोदाम में भेजने के लिए बोलता था कि नहीं? बोलता था कि नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, क्योंकि वो शिवरी वाला गोदाम मेरा है। दामना भाई, समझा? अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो अपनी जबान बंद रख, बिल्कुल बंद। जब तक तेरी जबान बंद रहेगी श्रीवास्तव, तू जिंदा रहेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा और शिवरी गोदाम का नाम किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मेरे परिवार वाले। इसे जैसा लेकर आया था ना वैसा ले जाओ वापस, आंख पे पट्टी बांध कर। एक मिनट, श्रीवास्तव मैं कौन हूं? मैं नहीं जानता, नहीं जानता। शिवरी का गोदाम कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अच्छा, तू कौन है? मैं वो भी नहीं जानता। विजय चौधरी कौन है? वो भी नहीं जानता। मेरा मालिक है, मेरा मालिक है। पहले फोन लगा, उस आदित्य शानबाग को फोन लगा। आदित्य को क्यों? जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत पूछ मंगलो, मेरा दिमाग बहुत खराब है इस समय। अरे फोन तो करना पड़ेगा ना उसे। उसने ससुर से ये बात लीक की, ये बात लीक की उसने। उसको नहीं छोड़ने का, तो फोन लगा। हेलो। काला कोट, ये सारा कमीनापन तेरा है ना? तेरे को मालूम है आज तेरी वजह से डाबला भाई को कितने का नुकसान हुआ? 3 करोड़ का। 3 करोड़ जानता है कितना होता है? तू गया, तू तो गया अभी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कोर्ट की चालबाजी मेरे को मत सिखा, तो मत सिखा। ये तेरा कोर्ट नहीं जिधर ऑर्डर चलता है। इधर ऑर्डर भी मैं देता हूं, सजा भी मैं सुनवाता हूं। दफा 302 मालूम है ना तेरे को? मालूम है ना तेरे को? रिवॉल्वर से सीधा गोली निकलती है और इंसान का सीना चीर देती है। अभी जितनी शानगिरी तेरे को दिखानी थी ना, तूने दिखा दी। मेरी ताकत का खेल देख तू, मेरी ताकत का खेल देख तू। अब देखिए ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलता तू, झूठ बोलता है तू। जितने झूठ बोलेगा ना मौत उतने ही करीब आती रहेगी तेरे। देखिए मैं कल आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और आपकी सारी गलतफहमी को दूर कर दूंगा। भूल के भी मत आना इधर, भूल के भी मत आना। अगर तू इधर आया ना तो 4 कंधे पर जाएगा, यहां से 4 कंधे पर। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, कान के पर्दे खोल और सुन कि आज के बाद अगर तूने मेरे बारे में और विजय चौधरी के बारे में किसी के भी सामने जिक्र किया तो जय भैरव, जय भैरव। क्या बात है आदित्य, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसका फोन? पिता प्लीज प्लीज डिस्टर्ब मत करो। सुख दुख दर्द खुशी राहें हैं, जीवन है चौराहा, पाना खोना पड़ता जहाँ पे, अनचाहा मन चाहा, होने के संग अनहोनी भी कर लो तुम स्वीकार, कर लो तुम लोगों ने खाना शुरू नहीं किया? चलो 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 खाना शुरू करो। ओ लगता है तुम लोग मेरे लिए रुके हुए हो।
पर मैंने श्वेता और ममता से कह दिया है कि मैं उन्हें खिलाए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। चलो तुम लोग शुरू करो। माँ, आप भूखे रहे और हम लोग खाना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम मेरे और उनके बीच में मत आओ। ये मेरा और उनका मामला है, तुम खाना खा लो। अच्छा, मैं तुम सबको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अमर, तुझे पनीर पसंद है ना, अपने जीजू की तरह? देखो, आज मैंने पनीर बनाया है। लो, खा लो। दीदी, मैं खा लूंगा। अरे, जब छोटे थे तो मेरे हाथ से खाना खाए बगैर तुम्हारा खाना खत्म नहीं होता था। अब क्या बड़े हो गए हो? छोटे ही तो हो। अजय, ऐसे ही बैठे हो? देखो, दम आलू बनाया है तुम्हारे पसंद का। माँ, मुझे पसंद है पर मैं खा लूंगा ना। अगर खाना होता तो अब तक खा चुके होते। ये ले लो। विजय, अरे देखो, मैंने कहा और विजय ने खाना खाना शुरू कर दिया। बदमाश कहीं का। संजय, मैंने तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। माँ, मैं बाद में ले लूंगा। अरे, ऐसे कैसे? हाँ, मैं जानती हूँ तुम चाह रहे होंगे कि ममता उसके हाथों से तुम्हें खाना खिलाए, पर क्या करें, आज माँ के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। ले लो। चलो चलो चलो, अरे शुरू करो ना, शुरू करो आप खाना। तुम सब लोगों को एक साथ खाना खाते देखकर कितना अच्छा लगता है। बस सिर्फ बलराज तुम्हारे साथ नहीं है आज। उसने जग को जीत लिया है, माँ ने जो खुद से न हार, माँ ने जो खुद से न हार। अरे, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है हॉस्पिटल में। तुम लोग खाना खाओ, मैं चलती हूँ। हाँ माँ, नहीं माँ, इस वक्त हॉस्पिटल में जाना अलाउ नहीं है, और वैसे भी पापा अभी आराम करते होंगे तो उन्हें हम लोग डिस्टर्ब क्यों करें? अरे, इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? मैं तो उन्हें खाना खिलाऊंगी। दीदी, जीजू से मिलने कल सुबह चली जाना। रात काफी हुई है, आप भी आराम कीजिए। लेकिन प्लीज अपने भाई की बात मान लो। ठीक है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें खिलाए बगैर खाना नहीं खाऊंगी, बता देती हूँ। इस बार हमारा तीर ठीक निशाने पर लगा। हमारा दुश्मन हमारी ही नहीं, दुनिया की नजरों से ओझल हो गया, उसका वजूद ही मिट गया। बहुत पुरानी रंजिश थी हमारी उसके साथ, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद तो ये दुश्मनी और भी गहरी हो गई थी। पर पापा, अब
पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा? बलराज की मौत के बाद बेटी यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया, पर वो तो हर जुर्म अपने सर लेकर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। लेकिन पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये केस उसके परिवार वालों पर चले? बेटी, चाहता तो मैं भी यही हूं कि ये केस उसके परिवार वालों पर चले, वो लोग बदनाम और बर्बाद हो जाएं और अजय परेशान होकर खुद ब खुद तुम्हारे पास चला है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राकेश इनामदार साहब। आइए दुपटकर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी फरमाइए। उस रोज आपने फोन पर जो केस के बारे में मुझसे कुछ बात करी थी, आज जरा एक बार फिर उसको तफसील में बताइए। दरअसल मेरे संधी बलराज चौधरी वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि बलराज चौधरी के ना रहने पर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेगी? मेरा मतलब है उनका खानदान, उनके बच्चे और उनके बिजनेस को लेकर कानून क्या कार्रवाई करेगा? अब देखिए इनामदार साहब, बलराज चौधरी साहब के ना रहने के बाद उनके कारोबार और उनके घर बार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। मतलब ये कि सीआरपीसी की धारा 394 के तहत अगर आरोपी नहीं है, खत्म हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून केस को डिसमिस कर देता है। मेरा मतलब है केस खत्म कर देता है। तो पटकर साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। यही बात है मिस्टर इनामदार, क्योंकि मरने से पहले बलराज चौधरी ने सारा गुनाह अपने सर पर ले लिया था और उनके इस आखिरी बयान को मद्देनजर रखकर और इसी को सच मानकर कानून और अदालत आगे की कार्रवाई बंद कर दी। थैंक यू वेरी मच। आपने कानून की इस बारीकी से मुझे वाकिफ कराया। जी, मुझे इजाजत दीजिए। पापा, अब क्या होगा पापा? वही जो हम चाहेंगे बेटे। वकील ने अपनी राय दे दी है, अब मुझे वो करना है जो मेरी राय है। शशि, इस वक्त कहां जा रही हो तुम? कल्याणी जी के घर। आपको तो मालूम ही है बलराज जी इस दुनिया में नहीं रहे, अच्छी तरह से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि उनका 13वां भी हो चुका है। देखिए, ऐसे समय पर कल्याणी जी के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा समय रहा जाए, उनका मन भी बंधा रहेगा। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलिए। हाँ, क्यों नहीं चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। भले ही हमारे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन थे तो वो हमारे समधी ना, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो हमारी दुश्मनी भी खत्म हो गई। तो चलिए ना मेरे साथ। अभी नहीं शशि, रात के वक्त गमी के घर में नहीं जाएगा, इसे शुभ नहीं मानता। एक काम करो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड नाइट मम्मा। मैं जानता हूं तुम सब लोग हालात की वजह से परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो बेटा। ये मानकर चलो कि दीदी को अच्छा होना ही है, और तभी वो इस सच्चाई का सामना कर सकेंगी कि जीजू इस दुनिया में नहीं रहे। अंकल, ये सब कैसे होगा? वहां ममता का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपने आप को कोस रही है। उसका कहना है कि उसकी वाहनी अशुभ। बेटा,
कोई भी नई ब्याता ऐसा ही सोचेगी, लेकिन हम सब जानते हैं ना, इसमें ममता बेटी का तो कोई कसूर नहीं है। अंकल फिर इन समस्याओं को सुलझाएंगे कैसे? देखो, हर समस्या अपना समाधान लेकर आती है, सिर्फ जरूरत होती है उसकी तह तक जाने, उसकी गहराई को समझने की। अंकल तो मैडम क्या कहें? बेटा, जीजू के देहांत के बाद हमने उनका अस्थि विसर्जन और पिंडदान कल्याणी की नॉलेज के बिना ही कर दिया है। इसलिए पंडित जी के मुताबिक घर में गृह शुद्धि और शांति पाठ का होना बहुत जरूरी है। अंकल, घर में गृह शुद्धि और शांति पाठ मां के सामने? हाँ बेटा, यह अनुष्ठान तो बहुत जरूरी है। पर अंकल ये होगा कैसे? अगर मां को पता लग गया तो? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पंडित जी से मिलकर यह पूछें कि गृह शुद्धि और शांति पाठ घर की बजाय किसी और जगह या मंदिर में हो सकता है। देखिए, आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूं। चौधरी साहब के अंतिम संस्कार के बाद आप लोगों ने हर क्रिया कर ली है। अब यह गृह शुद्धि बहुत ही जरूरी है, इसका हमारे यहाँ विधान है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं पंडित जी। कोई ऐसा उपचार बताइए कि अब जो बात आप लोगों ने बताई है वो तो हो ही नहीं सकता अमर बाबू। गृह शुद्धि मंदिर या किसी और जगह नहीं, सिर्फ उसी घर में होती है। ऐसी हालत में तो दीदी को सब कुछ पता चल जाएगा, और जब दीदी को यह पता चलेगा कि जीजा जी इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने पंडित जी, उसके बाद उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोच के तो मेरा मन ही कांप उठता है। हमें तो इस बात का डर है कि कहीं मां इस सदमे की वजह से खुद को कुछ नहीं। पंडित जी, तो फिर आपकी उलझन का निवारण कैसे होगा? ये तो आप ही बताइए ना। अमर बाबू, आपने बताया कि कल्याणी जी ऐसा समझ रही है कि चौधरी साहब अपनी खराब तबीयत के कारण अभी तक अस्पताल में हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप उनसे कहिए कि बाबूजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए आप लोग ये पूजा करवा रहे हैं। इसका मतलब हम दीदी से झूठ बोलते हैं? अब आप लोग अभी तक उनसे झूठ ही तो बोल रहे हैं। अब भगवान के नाम पर एक झूठ और बोल दिया तो क्या अर्ज है? हम इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे और कब तक ये झूठ कायम रहेगा अंकल? कब तक? जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। देखो, पंडित जी के कहने पर हम जो करने जा रहे हैं वो झूठ नहीं, हालात का तकाजा है, हमारी मजबूरी है बेटा। तो देखो संजय, सच और झूठ की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी है कि हम जो सच कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उससे किसी का बुरा ना हो बेटा, किसी का नुकसान ना हो। और फिर यहां तो बेटा ये मेरी बहन और तुम्हारी मां का सवाल है, समझो बेटा। ठीक है, ठीक है, हम मां से कह देंगे
कि पापा के स्वास्थ्य के लिए घर में ये पूजा हो रही है, लेकिन अंकल, माँ आपकी बहन है। आपको लगता है वो हमारी इस बात का विश्वास करेंगे? देखो संजय, विश्वास तो शायद कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें कहीं जरा भी शक हो गया तो अंकल, मेरे दिमाग में एक बात आई है। जब घर में शुद्धि पाठ होगा तो हम मां को हॉस्पिटल भिजवा देंगे। मगर मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। देखिए, डॉक्टर मेहता आपके दोस्त है ना, अगर वो हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। हमारे लाख मना करने पर भी मां पापा से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएंगे। शुद्धि पाठ के दिन हम मां को हॉस्पिटल भिजवा देंगे। डॉक्टर मेहता से कहेंगे कि वो मां से कहें कि पापा आईसीयू में हैं और आईसीयू में मिलने की इजाजत नहीं। जब पापा आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट होंगे तब मां उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर मेहता इस काम में थोड़ा वक्त लेंगे तो हम ये पूजा पूरी करवा सकते हैं। बेटा, सोचा तो तुमने सही है, और डॉक्टर मेहता मेरी बात मान भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी दीदी चौधरी साहब से मिलना तो चाहिए ना। और फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें आईसीयू से वो उनसे कह दें कि पापा आईसीयू से आज नहीं कल शिफ्ट होंगे। इसके अलावा ठीक है, मैं कल सुबह उनसे बात कर लूंगा। गृह शुद्धि के लिए मुझे यकीन है कि डॉक्टर मेहता मेरी बात दोबारा मान जाएंगे। ओके, दिल छोटा मत कर। पर जी, पूजा के लिए जो भी सामग्री हो आप ले आइएगा जी, और समय पर पहुंच जाइएगा। जरूर पहुंच जाऊंगा। चले। तुमने मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लिया है ना संदीप? देखो, जिस तरह से तुमने अब तक सिचुएशन को संभाला है, बस ठीक उसी तरह से 1-2 दिन और संभालना होगा। हाँ, दैट्स राइट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ अंकल? मैंने डॉक्टर मेहता को सबको डिटेल में समझा दिया है। वो वैसा ही करेंगे जैसा हमने सोचा है। संजय जी, हमने जो प्लान बनाया है, तुमने अजय, विजय, ममता उन सबको इस बारे में बता दिया है ना? जी, मैंने सबको बता दिया। संजय, बस घर में गृह शांति की पूजा हो जाए, उसके बाद हमें दीदी का इलाज भी शुरू करवाना है। जी बाबूजी। अरे शकील, आओ आओ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते संजय भैया। नमस्ते। शकील भाई, आप यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? मतलब रात को सदन में माँ जी का फोन आया था और सुबह मुझे यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कहा था। माँ का फोन सदन में? क्या कोई बात थी? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। उन्होंने वॉचमैन को मैसेज दिया था। शायद हॉस्पिटल जाने की कुछ बात थी। शकील, तुम तो जानते हो बलराज जी का देहांत हो चुका है, और जीजू की मौत का दीदी के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे।
वो तो अभी भी यही समझ रही हैं कि बलराज जी बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में है। और हमने भी उनके इस भरम को तोड़ा नहीं है। शकील, पिछले कई दिनों से दीदी काफी स्ट्रेस में है, और अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो इसका बुरा असर उनकी दिमागी हालत पर पड़ सकता है। लगता है शायद वो हॉस्पिटल जाने के लिए ही तैयार हो रही हैं, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहां बुलाया है। लेकिन बाबूजी, अगर हम हॉस्पिटल गए तो वहां... शकील, आज घर में ग्रह शांति की पूजा है, और दीदी अगर घर में रही तो ग्रह शांति की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए उनका हॉस्पिटल जाना ही ठीक रहेगा। मगर बाबूजी... देखो, मैंने डॉक्टर मेहता से सब बात कर ली है, और वो सारी सिचुएशन संभाल भी लेंगे। बस तुम्हें अपनी तरफ से ख्याल रखना है। मैं समझ गया बाबूजी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उन्हें किसी भी बात पर शक ही नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम यहीं रुको, मैं दीदी को लेकर आता हूं। दीदी, अरे तुम तो सुबह सुबह तैयार हो गई, इतनी जल्दी तो... तुम्हें जल्दी लग रही है, पर मुझे तो लगता है बहुत देर हो गई है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, और हॉस्पिटल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से इस वक्त दीदी तुम्हें हॉस्पिटल में कोई जाने भी नहीं देगा। तो क्या हुआ, मैं वहां बाहर जाके बैठूंगी। जानते हो, इस सुबह के इंतजार में मैं कल रात सो भी नहीं पाई, हर पल सोचती रही। लग रहा था कब सुबह हो और मैं कब उनसे मिलने लगी। जानते हो, ये साड़ी भी मैंने उनकी पसंद की पहनी है, मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी थी। मुझे इस साड़ी में देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे वो। हाँ हाँ दीदी, जीजू तुम्हें इस साड़ी में देखकर बहुत खुश होंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी तक नाश्ता किया कि नहीं? मैं नाश्ता वाश्ता नहीं करूंगी। देखो दीदी, तुम नाश्ता कर लो, तब तक विजय भी तैयार होकर आ जाएगा। विजय? हाँ। विजय मेरे साथ नहीं आएगा। उनको पता चला कि विजय ऑफिस नहीं गया है तो बहुत नाराज होंगे मुझ पर, विजय को भी डांटेंगे। विजय मेरे साथ नहीं आएगा। दीदी, विजय का भी अपने पापा से मिलने को मन करता है ना? हाँ, तो वो शाम को चला जाएगा ना उनसे मिलने। मैंने सदन में फोन करके शकील को मैसेज दिया है, वो मेरे साथ जाएगा। वो आया है कि नहीं? शकील तो आ गया है। आ गया? तो फिर मैं जाती हूँ। अरे दीदी! अरे शकील, आ गए तुम? कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आपकी दुआ। जीते रहो। चलो। जी। माँ, आपके साथ मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगे। देखो, तुम्हारे पापा बीमार हैं, ऑफिस में काम कितना पेंडिंग होगा वो कौन करेगा? तुम ऑफिस जाओ। चलो शकील। माँ मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे साथ सिर्फ शकील आएगा, ठीक है? चलो शकील। आपने डॉक्टर मेहता को समझा दिया? तो पंडित जी को फोन लगाओ, मैं फिर भी डॉक्टर मेहता से एक बार दोबारा बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ संदीप, मैं अमर बोल रहा हूँ। देखो, दीदी अभी शकील के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई है। हाँ, तुम फौरन वहां पहुंचो। प्लीज सिचुएशन को संभाल लेना।
मैं तुम पे ही डिपेंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो संजय की शादी, फिर इनकी तबीयत का खराब होना, इन सबसे तो मेरा दिमाग ही उलझ गया है। आप क्यों चिंता करते हैं मां? सब ठीक हो जाए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। उसी पर भरोसा है। अच्छा, जयराम और सुधा कैसे हैं? सब ठीक है मां, मतलब सब अपने अपने कामों में लगे हुए। और वो अमित, वो कैसा है? वो वैसे तो नॉर्मल है मां, पर जब दौरा पड़ता है तो आप जानते हैं कि उसका क्या हाल होता है। उससे तो मेरा ध्यान ही कम हो गया है। अब श्वेता से कह दूंगी उसका ख्याल रखें। जी। एक बार ये अच्छे होकर घर आएंगे ना, तब इस संसार की सुध लूंगी मैं। अच्छा, वहां जाकर मैं उनसे पहले मिलूंगी, हाँ? बाद में तुम मिल लेना और उनसे ज्यादा बात मत करना। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। वैसे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे वो। तुमने सारा सदन जो दिखाई देगा उन्हें, है ना? जी जी। कल्पना बेटी, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ पापा, वो अजय की माँ ही थी जो सलन के उस कातिल के साथ जा रही थी। लेकिन इस वक्त कहां जा रही है बेटी? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। गाड़ी पीछे। बस बस पापा। पंडित जी, पूजा शुरू करवाइए। देवियों और सज्जनों, मनुष्य का जीवन इस धरती पर चिरकाल तक संभव नहीं है। उसे समय आने पर अपना नश्वर देह त्यागना ही पड़ता है। उसके मरने के बाद गुरु की शांति और शुद्धिकरण के लिए की जाने वाली पूजा अब हम प्रारंभ करते हैं। आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हाथ धो लाइए। हस्त प्रक्षालन। अभी गणपति का अपन ध्यान करते हैं। यह फूल हाथ में रखिए तो गणपति का ध्यान कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गीताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धे। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धे। गणपति के पास बताओ, हमारे घर के किस मेंबर ने तुम्हारे साथ गुस्ताखी की है? कौन है वो जिसने हमारी नेहा बेटी को परेशान किया है? तुम बताओ, हम उसका सर दो कान के बीच रख देंगे। बड़े पापा, आप मुझे बुद्धि समझते हैं? क्यों? दोनों कानों के बीच से सिर पहले से ही होता है। ऐसा क्या नहीं किया? आखिर पोती किसकी हूँ? मेरी और किसकी? हाँ, अभी आप विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। ये फूल हाथ में रखिए और ध्यान दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। तुम सच कह रही हो कल्याणी। जब किसी की बेटी को हम बहू बनाकर घर ले आएंगे तो निश्चित हमारी अपनी बेटी को भी तो बहू बनाकर उसके ससुराल भेजना पड़ेगा।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कि हम भी ममता नाम की हथकड़ी संजय को पहनाना चाहते थे। अदालत संजय की मां कल्याणी को हुक्म देती है जल्द से जल्द संजय और ममता का रिश्ता तय कर दिया जाए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। बलराज जी की बेहतरी के लिए आपका उनसे ना मिलना ही ठीक है। अब आप तो जानती कि किस तरह हम उनका इलाज कर रहे हैं। तो उनका इलाज ठीक ही कर रहे होंगे, पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उन्हें देख लेने दो। दीदी देख लेना, मिल भी लेना, पर थोड़ा सब्र करो, थोड़ा। कब मिलूं उनसे? जब वो शिफ्ट हो जाएंगे ना यहाँ से, आईसीयू से निकल कर, वो जब चले जाएंगे प्राइवेट रूम में, तब मिल लेना। हाँ जी। पर ये तो तुम कब से कह रहे हो, कब करोगे शिफ्ट? दीदी आज शाम को शिफ्ट हो जाएंगे। शाम को? शाम को तो अभी बहुत देर है। ठीक है, शाम तक मैं यही वेट करती हूँ। जरूर। पर मुझे मिलवा दोगे ना? जरूर मिलवा दूंगा। आप बैठे यहाँ। शकील मैं अपने स्टाफ से भी कह देता हूँ कि आप यहाँ इंतजार कर रही हैं। ठीक है, बैठ जाओ, हम लोग मिलवा देंगे उसको। आप बैठो इनके साथ, इन पे नजर रखना। इनसे कोई भी मिलना है मुझे बताओ, और देखो कि ये लोग यहाँ से जाने ना पाए। जी सर। ठीक है, इन पे नजर रखना। शकील कोई भी जरूरत पड़े मुझे बुला। हाँ हाँ बिल्कुल। घर आ जाएंगे ना तो मैं सदन में आ जाया करूँगी। इस वक्त सदन की बिल्कुल चिंता मत छोड़िए, सब लोग हैं उधर, हम सब सामान देंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। लाइट फुल लाइट। कल मम्मी और पापा के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी या बुरी बात, दोनों बराबर शेयर कर लेते हैं। अभी हम दीपक का पूजन करेंगे। लीजिए, वापिस फूल आपको हाथ में रखना होगा। ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम तेजाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुए नमः। के साथ दिल खेलने का पहला अधिकार मेरा है। मैं घर में सबसे बड़ा हूं, समझे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। किसका इंतजार कर रहे हो? पापा किसका? अरे झूठ मत बोलो विजय, वही ना जो तुम्हें एसएमएस किया करती है और तुम सेल पर बातें किया करते हो। कौन है वो? कौन है बताओ मुझे। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो विजय कि ये बात तुम और किसी से नहीं कहोगे। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अगर अब भी तुम यहाँ आ जाओ ना तो हम सबकी ताकत बढ़ जाएगी, और खासकर मुझे तो जीने की राह मिल जाएगी। बच्चन कुमार, मेरे जाने के बाद तुम मेरे परिवार को संभालो। सज्जनों, हवन करने से पहले मैं ये गंगा जल है उसका छिड़काव आप सब पर इसलिए करूंगा कि यहाँ कोई मलिन आत्मा हो तो यहाँ से चली जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, आपको और आपका परिवार को शांति मिले, और अपना ये हवन का कार्य बहुत अच्छी तरह से चले, इसलिए मैं मंत्रोच्चार के साथ आप पे छिड़काव करूँगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय शांति नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
ये खाऊंगा या वो खाऊंगा, दिया सो खा लेंगे। पता नहीं हॉस्पिटल का खाना। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। देखिए ना, डॉक्टर साहब मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। अब अमर ने कहा था कि आईसीयू से उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करेंगे। आपकी तो यहाँ जान पहचान होगी, आप डॉक्टर से कहिए ना, मुझे एक बार उनसे मिलना है। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। आओ कल्पना बेटा, हम डॉक्टर से बात करते हैं। बहन जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको वो मिलेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। बेटी, ये सब देखकर तुम्हारी समझ में कुछ आया? उसे अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि वो विधवा हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि ये बुढ़िया पागल हो गई। पर पापा कमाल है, घर वालों ने भी उसे कुछ नहीं बताया। और उससे कमाल की बात तो ये है कि उधर घर में शुद्धि पाठ चल रहा है और इधर ये बुढ़िया अपने पति से मिलने आई है। बैठिए ना, बैठिए तब तक। आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? हाँ, कुछ तो ले लीजिए जब तक वो बाहर आते हैं ना, तब तक। शशि जी, कुछ तो लीजिए, मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए। बेटा कुछ नहीं चाहिए। ससुराल वाले हैं बहुत घटिया लोग, और उनका ये घटियापन तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वो कैसे पापा? बेटी, उन बेवकूफों को ये भी नहीं पता है कि वो ये राज जितना कल्याणी देवी से छुपाएंगे, उतना ही उसका पागलपन बढ़ता चला जाएगा। बल्कि बेटी, ये कहो तुम कि कुदरत हमारा फेवर कर रही है। क्या इत्तेफाक है तुम्हारी मां के साथ कल्याणी देवी को मिलने जाना। रास्ते में कल्याणी देवी दिखाई देना, उनका पीछा करते हुए यहां पहुंचना, और यहां पहुंचने के बाद इतना बड़ा राज खुलना। बेटी, ये सब इत्तेफाक कुदरत ने हमारे लिए क्रिएट किए हैं। बस यूं समझ लो कि तुम हारी हुई बाजी जीत गई हो। आप भी मेरी तरह प्रार्थना कीजिए बहन जी। उनसे मिली नहीं हूं ना, मेरी तो जान निकली जा रही है। पापा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। समझाता हूं बेटी, समझाता हूं। उस शशिकांत शुक्ला की बेटी ममता का उस घर में आना, बलराज चौधरी की अर्थी उठना, और ऊंचे आदर्श वाली कल्याणी देवी का पागल होना। बेटी, एक साथ इतने सारे हादसे, अगर तुम एक एक हादसे का भी फायदा उठाओगे तो बलराज चौधरी के खानदान के एक एक आदमी की उम्र का एक एक पल सदियों से भारी गुजरेगा। और अजय नेहा के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा। सच? ऐसा होगा पापा? हाँ बेटी, हाँ। अब गेंद पूरी तरह से तुम्हारे पाले में। फिलहाल तुम्हें उनसे बदला लेने के लिए चौधरी परिवार में रहने के लिए जाना होगा, ताकि तुम अपनी नई नवेली देवरानी ममता को अपने लिए इस्तेमाल कर सको। लेकिन कैसे पापा? वो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब वो बाहर आएंगे ना तो आप उनसे मिलना जरूर। हाँ कल्याणी बहन, ये तो आ रही। शशि जी, शायद राकेश नाथ जी आपको बुला रहे हैं। आप आइए ना प्लीज। माँ जी, मैं राकेश नाथ जी से मिल के आता हूँ, शायद उन्होंने किसी डॉक्टर से बात कर ली। अच्छा, जाओ जाओ। आइए शशि प्लीज, आइए। वाह पापा, I must say you have a lot of brains. पापा, आपने जो कुछ भी कहा है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ये सब क्या हो? मैं शशि जी आपको सब कुछ बताता हूँ। राकेश नाथ जी, मुझे आपसे एक विनती करनी है। शकील, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, मुझे अंदाजा है इस बात का। दरअसल बात यह है कि माँ जी ने जब बड़े साहब की डेड बॉडी देखी तो उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि
कि बलराज चौधरी मर चुके हैं। जी। और उनकी दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं है। जी, और माँ जी अभी इसी बात पे यकीन रखती है कि वो बड़े साहब किसी भी वक्त ठीक होकर घर लौट सकते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि उसके घर वाले ये सच्चाई छुपा क्यों नहीं। राकेश नाथ जी, हर किसी को यही डर है कि अगर उन्हें सच्चाई बता दी गई तो हो सकता है कि एक और अनहोनी इस घर में। लेकिन शकील, सच्चाई पर कब तक पर्दा पड़ा रहेगा? देखो शकील, कल्याणी देवी की भलाई इसी में है कि तुम लोग उसको सच्चाई बता दो, वरना उसकी हालत और खराब हो सकती है। वो सब बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आपसे मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ मत बताइए प्लीज। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे झूठ में हम शामिल हो जाएं, तो ठीक है। अगर इसी में भलाई है तो हम कल्याणी देवी को कुछ नहीं बताएंगे। भाई साहब मिले डॉक्टर, क्या कहा उन्होंने? हमने डॉक्टर साहब से बात की है। उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि चौधरी साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो उन्हें होना ही है। मेरा पूरा विश्वास है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज ही उन्हें शिफ्ट करने वाले हैं प्राइवेट वार्ड में, आप उनसे मिलकर जाइएगा। मैंने डॉक्टर साहब से इस बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि शायद वो चौधरी साहब को आज प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट ना करें। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ माँ जी। अब पापा तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे ना? मेरे सामने डॉक्टर ने पापा से कहा कि पर अभी तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि शाम तक वो शिफ्ट कर देंगे उन्हें। उस वक्त उन्हें यही मुनासिब लगा होगा, पर मुझे तो मैं तो उनसे मिलने आई थी। उन्हें मिल न सकूं, लेकिन एक बार देख तो लूं उन्हें। लेकिन माँ, ये बाबूजी की तबीयत पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो शाम तक हाँ, हो सकता है कि शाम तक उन्हें बाहर शिफ्ट कर दे। इसीलिए तो शाम तक मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। क्या पता वो। उन्होंने तो हमें ये भी समझाया कि हम लोग के यहाँ रहने से उन्हें परेशानी हो, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सब आपके घर चलें। वहां अजय से भी मुलाकात हो जाएगी। मतलब नहीं, हम शाम तक यहीं रुकते हैं। माँ जी, क्या है कि हो सकता है कोई जरूरत पड़ जाए तो। कैसी बात करते हो शक्ति? जब भाई साहब कह रहे हैं कि आज उन्हें शिफ्ट नहीं करने वाले और हमारे यहाँ रुकने से उनको तकलीफ हो सकती है, तो हमारे यहाँ रुकने से क्या फायदा? एक मिनट, आप जरा यहाँ आइए तो। ये आप क्या कह रहे हैं? कल्याणी जी को तो अभी तक मालूम ही नहीं कि बलराज साहब नहीं रहे। इस वक्त उनके घर शुद्धि पाठ चल रहा है। ऐसे समय में आप उन्हें वहां लेकर जाएंगे तो तुम्हारी समधन को सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके घर वाले भी उसके साथ छल कर रहे हैं और तुम भी उसी साजिश में शामिल होना चाहती हो। मामा देखो, मेरी सास को ये कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना, तो हर्ज क्या है अगर वो बात उसे आज पता चले। कल्पना, कुछ सोच समझ कर ही उनको यहाँ लेकर आए होंगे। शशि, वो लोग कल्याणी देवी के साथ झूठा खिलवाड़ कर रहे हैं, पर हम नहीं। हम उनके समधी हैं, उनके हमदर्द हैं। एक ना एक दिन तो हमें सच्चाई की रोशनी में लाना ही होगा। आओ मेरे साथ। तो बहन जी, आपके घर चलें? हाँ, आपने सच बात बता ही दी है तो यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन राकेश नाथ जी, हम घर कैसे जा सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर यहाँ रुके तो। शकील, भाई साहब कह रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं। हमने डॉक्टर साहब को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी
तो वो हमें मोबाइल पर कांटेक्ट कर लेंगे। चले? हाँ माँ जी, और देखिए जैसे ही डॉक्टर का फोन आता है ना, आपके साथ कोई और आए ना आए, मैं आऊंगी ना खुद आपको यहाँ लेकर, यकीन मानिए। लेकिन खुश रहो बेटी, तुम्हें देखकर तो वो और भी खुश होंगे। चलो चलिए 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 चलिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब जी, सर बाहर जो माता जी बैठी थी चली गई। What? उनके कुछ रिश्तेदार आए थे, शायद वो लोग उन्हें। कौन थे वो लोग? एक उनकी बहू थी और दूसरे शायद उनके डैडी। तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? सर मैं कैसे रोकता, मैंने जो देखा। अरे वो लोग आए तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर आप बहुत बिजी थे सर, और मैंने भी सोचा कि वो लोग उन्हें। काम करो, जाओ अभी जाओ, यहीं कहीं होंगे, उन्हें रोको, उनसे कहो कि मैंने बुलाया, जाओ जल्दी। जी सर। बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ है ये। कितना समझाया था मुझे इन लोगों ने। मिसेस चौधरी अगर घर पहुंच गई और उन्होंने देख लिया कि शांति पाठ हो रहा है तो अनर्थ हो जाएगा। अब हम हवन की शुरुआत करते हैं। आप ही पिताजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं ना? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। लीलाई थाली लाई, इसमें से मैं मंत्रोच्चार करते जाऊंगा, आप स्वाहा स्वाहा करके डालिए। मैं घी की आहुति दूँ, ठीक है? ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम हरि कृष्णाय नमः। ओम घनश्यामाय नमः। ओम भक्ति नंदनाय नमः। ओम रोतधराय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम राजा कृष्णेष्ठ देवताय नमः। ओम मरसुत प्रियाय नमः। ओम काली भैरवादिति भीषणाय नमः। ओम जितेंद्राय नमः। ओम जिताहाराय नमः। ओम तीव्र वैराग्याय नमः। ओम आस्तिकाय नमः। ओम योगेश्वराय नमः। ओम योग कला प्रवते नमः। ओम मति धैर्यवते नमः। ओम ज्ञानीने नमः। ओम नियामकाय नमः। उपसमसते नमः। मैंने देखा वो लोग यहाँ नहीं है, सब चले गए। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ तुम। अमर अमर, कितना समझाया था अमर ने मुझे। ओम तपप्रियाय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम स्वतंत्रताय नमः। ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम पाषंडो चेतन बटवे नमः। इसका फोन बंद है अमर, प्लीज फोन। मोबाइल भी बंद रखा है अमर ने। माय गॉड, अब क्या होगा? ओम शुद्ध समाधि स्थिति कारकाय नमः। ओम कृष्णाचार्य स्थापन कराय नमः। ओम कौलदीशे नमः। ओम कलितारकाय नमः। ओम प्रकाश रूपाय नमः। ओम ओम वासुदेवाय नमः। ओम भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नारायण नमः। डॉक्टर मेहता। हेलो अमर, अमर यार गड़बड़ हो गई। वो कल्याणी दीदी यहाँ से चली गई। What? हाँ। ओम हरि कृष्णाय नमः। क्या कह रहे हैं? मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए, उनके साथ वो चली गई यार। ओम घनश्यामाय नमः। ओम भक्ति नंदनाय नमः। ओम रोतधराय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम सत्य समाधि स्थिति कारकाय नमः।
दीदी, तुम लोग को पता नहीं, जिंदा आदमी की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाई जाती। पागल हो गए तुम लोग, कुछ पता नहीं है तुम लोगों को। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, शुभ होता हुआ कार्य अशुभ हो जाएगा। पंडित जी ठीक कह रहे हैं दीदी, ये पूजा अनुष्ठान जीजू की स्वास्थ्य कामना के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ माँ, डॉक्टर से ना तबीयत संभालने के लिए, ये तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्यों? इतना बड़ा फैसला और मुझे पता भी नहीं। माँ जी, माँ जी, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस पूजा पाठ की वजह से ही पिताजी जल्द अच्छे होकर घर लौटेंगे। और माँ जी, इस पूजा का फैसला अगर आपके सामने ये सब लोग लेते तो क्या आप शकील को लेकर अस्पताल जा पाते? ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज पिताजी को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड शिफ्ट नहीं किया गया, वरना आज आपकी उनसे मुलाकात तो हो ही जाती ना। बात तो तुम ठीक कर रही हो, ये तो इत्तेफाक ही था कि तुम लोग वहां आए, डॉक्टर से बात की। चलिए, अब आप आराम कीजिए। नहीं, मैं आराम नहीं करूंगी। पंडित जी, माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। आप पूजा शुरू कीजिए, मैं यही बैठती हूँ। माँ जी प्लीज जिद ना कीजिए, चलिए आराम कीजिए। हाँ माँ जी, भाभी ठीक कह रही है, आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए। अरे इतने थकान कहाँ हुई है मुझे? पूजा में बैठना ही तो है। नहीं दीदी, तुम अब इस पूजा में नहीं बैठ सकती। क्यों? इस पूजा का यही विधान है कि शुरू में बैठना चाहिए, बीच में बैठने से अपशगुन हो जाता है। जी बहन जी। बहन जी, अमर साहब और पंडित जी ठीक है। ये जो पूजा पाठ हो रही है, ये इस घर के कल्याण के लिए और चौधरी साहब की भलाई के लिए। इन्हें अपने कमरे में लेके जाओ। चलिए चलिए माँ जी, चलिए। राकेश नाथ जी, आप कल्पना के साथ अचानक हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? बस इत्तेफाक ही समझिए। चौधरी साहब का जब देहांत हुआ था, उस वक्त मैं अपने बिजनेस टूर पर गया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा, मैं दौड़ा दौड़ा यहां चला आया। शशि और कल्पना के साथ जब मैं यहां आ रहा था, तो रास्ते में मैंने कल्याणी देवी को शकील के साथ मुस्कुराते बात करते हुए देखा। अमर साहब, आप यकीन करिए, मैं तो हैरान रह गया। अभी चौधरी साहब का देहांत हुआ है और वो सदन के आदमी के साथ इस तरह मुस्कुराती हुई जा रही थी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी उनके पीछे लगाई और जब मैं अस्पताल पहुंचा और जब मैंने उनसे बात की, तब जाकर मुझे पता लगा कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। राकेश नाथ जी, दरअसल दीदी अभी तक जीजू की मौत का सच कबूल नहीं कर पाई है।
और उनकी दिमागी हालत ऐसी है कि हमने भी उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है। लेकिन आपने उन्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं अमर साहब, बिल्कुल नहीं। इस बारे में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा करके आपने सही मायनों में चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमर साहब, चौधरी साहब के साथ मेरे मतभेद थे, मनभेद नहीं था। मैं उनके और अपने रिश्ते को अभी तक भूला नहीं। यदि मुझे जरा सा भी पता होता इस बारे में कि यहां पर शांति और पूजा पाठ हो रहा है, तो मैं उन्हें लेकर बिल्कुल नहीं यहां आता। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं समझ रहा हूं। दरअसल दीदी के यहां अचानक आ जाने के बाद भी आपने यहां आकर मौके की नजाकत को संभाल लिया। और सच पूछा जाए तो आपने चौधरी खानदान पर एक और एहसान किया है। अरे एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था, ये तो मेरा फर्ज था। आप पंडित जी को कहिए कि पूजा पाठ शुरू करा। आप कहिए। पंडित जी, हार पहने। आप सब लोग बैठे। आइए पंडित जी। मैं तो इतना डर गई थी, मैंने सोचा ये क्या चल रहा है। बैठिए। थक गई। माँ जी, मैं आपका सर दबा दूं? नहीं रे, इतना भी सर पे चढ़ा के मत रखो मुझे। माँ जी, ये मेरा अधिकार है और आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। मैं मानती हूँ ये तेरा अधिकार है, पर इनको अच्छा होकर वापस आने दो, फिर खूब सेवा करवाऊंगी तुमसे। माँ जी, वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, इसीलिए तो घर में पूजा अर्चना चल रही है। हाँ, ये घर आएंगे ना तो सबसे ज्यादा हैरान होंगे तुझे देखकर। मुझे देखकर? क्यों माँ जी? हमेशा रूठी रहने वाली हमारी बहू इतनी आज्ञाकारी और सेवाभावी हो गई है। माँ जी, मैं पहले से ही ऐसी थी, आप लोगों ने ही मुझे पहचाना नहीं। हाँ बेटे, तुम्हारे अंदर के गुणों को हम पहचान नहीं सके। अब मैं सबसे कह दूंगी। नहीं माँ जी, आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जो असलियत है वो तो सामने आकर ही रहेगी ना। बात तो तुम ठीक कह रही हो। माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, मैंने कसम खाई है, जब तक अपने हाथों से उनको खाना नहीं खिलाऊंगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। माँ जी, ये कैसी कसम खाई है आपने? पिताजी को घर लौटने में कितने दिन लग सकते हैं? तब तक आप क्या भूखी रहेगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा माँ जी। माँ जी, आपकी और पिताजी की हम सबको जरूरत है, और किसी और को हो ना हो, मुझे तो आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। बहू, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे होठों से फूल बिखर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा है ना माँ जी? तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको चाय पीनी पड़ेगी। आपको मेरी कसम है, इनकार मत कीजिए। ठीक है, तुमने कसम ही दी है तो पीऊंगी चाय। That's it. अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।